श्रोताओं, भारतीय संस्कृति में और विशेष रूप से व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता का विशेष महत्व रहा है। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता के ये मानक हम अपने सार्वजनिक जीवन में लागू नहीं कर पाए। सामूहिक रूप से हम देश को उस स्तर पर स्वच्छ नहीं रख पाए जैसा कि रखना चाहिए था। इसीलिए देश को स्वच्छ बनाने के लिए एक अभियान की शुरुआत की गई, स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें सभी देशवासियों को शामिल किया गया। यूं तो ये अभियान 1954 से सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, जिसको समय समय पर विभिन्न नामों से जाना गया। 1986 में इसे ग्रामीण स्वच्छता अभियान का नाम दिया गया, उसके बाद 1999 में पूर्ण स्वच्छता अभियान का, और फिर 1 अप्रैल 2012 को इसका पुनर्गठन किया केंद्र सरकार ने और इसे निर्मल भारत अभियान नाम दिया गया। एक बार फिर से इसका पुनर्गठन किया गया 1914 में और सरकार ने अब इसका नाम रखा स्वच्छ भारत अभियान। महात्मा गांधी जी की 145वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का शुभारंभ किया। साफ सफाई की दृष्टि से ये अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं श्री रमेश भटेजा जी। रमेश भटेजा जी इस क्षेत्र का बहुत ही जाना पहचाना नाम है। वे स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं और इसके साथ ही साथ उन्हें स्वच्छता श्री की उपाधि मिली है और बहुत सारे इस क्षेत्र में अपने काम के लिए अवार्ड मिल चुके हैं, पुरस्कार मिल चुके हैं। और साथ ही साथ उनका एक विशेष शौक है, वो है टॉयलेट से संबंधित खबरों को इकट्ठा करने का, और इसके लिए उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। भटेजा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप जानते हैं कि जो स्वच्छता अभियान है वो विशेष रूप से मनाया जा रहा है और बहुत उस पर तेजी से काम हो रहा है और अब ये एक मिशन के रूप में स्थापित हो चुका है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में स्वच्छता का बहुत ज्यादा महत्व है, लेकिन इसके बावजूद सरकार को इस तरह के अभियान की जरूरत पड़ी। क्यों ऐसा हुआ? देखिए, स्वच्छता अभियान तो ये आपने जैसे बताया है पहले से ही चल रहे थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 14 को महात्मा गांधी का जन्मदिन स्वच्छता अभियान के रूप में प्रारंभ किया, क्योंकि उनसे पहले अस्पृश्यता या स्वच्छता के लिए महात्मा गांधी का जन्मदिन सरकारी स्तर पर मनाया जाता था। लेकिन इस अभियान में जन सहभागिता और जन जागरूकता का बहुत बड़ा एक हिस्सा जोड़ा गया उसमें, ताकि यह अभियान जन जन तक पहुंचकर एक उत्सव, एक पर्व के रूप में स्थापित हो जाए। और आवश्यकता इसलिए भी थी कि जिस प्रकार हमारे देश की आबादी बढ़ी, उस अनुपात में शौचालयों का निर्माण नहीं हो पाया और अक्सर ओडी हो जाता था, ओपन डेफिकेशन हो जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे रोग, बहुत सारे क्राइम्स हो जाते थे। उन सबको दृष्टिगत रखते हुए इस स्वच्छता अभियान में लगभग 8.5 मिलियन शौचालयों का निर्माण कराकर और इस भारत को ओडीएफ के दिशा में महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाने का लक्ष्य था, जिसकी वजह से यह अभियान चलाया गया। कुल मिलाकर यह था कि एक जो सार्वजनिक जीवन में जितनी स्वच्छता होनी चाहिए थी शायद उतनी हमारे देश में नहीं थी और इसी वजह से सरकार की तरफ से ये अभियान के रूप में शुरू किया गया। जी जी जी। अभियान बहुत दिनों से सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि बात है कि 1954 में ये शुरू हो गया था। जी। लेकिन जो वर्तमान केंद्र सरकार ने शुरू किया भारत स्वच्छता अभियान, और इससे पहले के जो सरकार के अभियान थे उनमें कोई खास अंतर आपको समझ में आता है? हाँ, खास ऐसा था, जैसे आप ट्रेन्स का देख लीजिए। ट्रेन्स में शौचालयों के जो निस्तारण का विषय था वो बिल्कुल नील था। आज शौचालयों में बायोडिजेस्टर लगे हैं, जिसकी वजह से रेलवे स्टेशनों पर गंदगी नहीं होती। नगर निगम से हैं, उन्होंने बहुत वृहद स्तर पर जहाँ पर लेबर चौक हैं या जहाँ पर अनियंत्रित भीड़ रहती है, वहाँ पर उन्होंने टॉयलेट, मोबाइल टॉयलेट स्थापित किए। बहुत सारे स्थानों पर, मेलों पर हैं, कचहरियों के आसपास हैं, ताकि एक तो ओपन डेफिकेशन ना हो और उसके अलावा अगर आप बहुत दृष्टि से देखें, दूर दृष्टि से, तो नागरिकों में भी एक जागरण का भाव आया है। जो एक बड़ा अंतर था वो ये था कि पहले जो सरकारी अभियान थे वो सरकार के स्तर पर चलाए जाते थे, अब इसको एक जन जागरूकता का अभियान बनाया गया। जी, जन सहभागिता के कार्यक्रम हो गए अब ये, और जिसमें हर आदमी अपनी सहभागिता दे सकता है, वह चाहे नॉमिनेट है या नहीं है। अगर मान लो कोई कहता है कि जी मैं दीवारों पर स्वच्छता के संदेश लिखना चाहता हूँ, तो सरकारी संस्थाओं ने, नगर निगम ने या और ऐसी संस्थाएं, उन्होंने अनुमति दे दी। पुलों के पास हैं, आप लिख सकते हैं, आप अपने अभियान को चित्रकारी के माध्यम से,
कर सकते हैं और कर रहे हैं लोग, इसमें हजारों लोग जुड़े हैं। जो सहभागिता की बात है, इस स्वच्छ भारत अभियान में सहभागिता की बात करते हुए इस समय मुझे राष्ट्रकवि दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि समर शेष है नई पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। मेरा तो यही अनुरोध है कि आप इस समाज को, इस देश को अपने स्वच्छ रखते हुए अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। जो भी ये स्वच्छता अभियान है, इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो है शौचालय। शौचालयों का निर्माण और साथ ही साथ जो ओडीएफ है, खुले में जो शौच करने की एक प्रथा थी भारत में हमेशा से चली आई है, उसको रोकना, ये एक बड़ा कंपोनेंट था और इसमें सरकार को बहुत सफलता मिली है। जी, बहुत सफलता मिली है। अगर आप अभी देखें तो टॉयलेट समिट बहुत हुए और उन टॉयलेट समिट्स में जो टेक्निकल चीजें आई, बहुत सारे इंजीनियरिंग के टॉयलेट आए और बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स आए जो कभी हमने कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा। और ये एक बहुत मतलब कि एक मापदंड था कि हम किस स्वच्छता के किस स्तर पर जा रहे हैं। आप देखिए आज कितने साफ सुथरे मोबाइल टॉयलेट हैं, स्टील्स के टॉयलेट बने हुए हैं और ऐसे टॉयलेट जिसमें पानी की खपत बहुत कम होती है और स्वच्छ रहते हैं, और बायोडिजास्टर्स हैं। ये सब उस हाई टेक्नोलॉजी का ही परिणाम है जो पहले देखने को नहीं मिलते थे। इस अभियान के बाद वो देखने को मिले। उसमें सोलर लाइट है, एग्जॉस्ट फैन है, वॉश बेसिन है, इवन अभी कुछ टॉयलेट तो ऐसे बने हैं जिसमें सोफा सेट और बच्चों को रखने का जो पॉइंट होता है बेबी के लिए वो है, और टीवी तक है जी। ऐसे शौचालय बन रहे हैं। जो शौचालयों के निर्माण में अब स्थिति क्या है भारत में और विशेष रूप से हमारे उत्तराखंड में? उत्तराखंड तो देखिए हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा स्टेट ओडीएफ घोषित हो चुका है। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से बहुत सारे शौचालयों का निर्माण हुआ। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओज ये शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। बहुत देशों से तो हम अभी बहुत आगे हैं। प्रेरक भारत के रूप में हम स्थापित हुए हैं, लोग हमारे से प्रेरणा ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जागरूकता की कमी की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में या जहां अनियंत्रित भीड़ रहती है वहां थोड़ी बहुत दिक्कत आज भी आ रही है। बहुत जरूरी है कि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जाए और ये बात लोगों तक पहुंची चाहिए कि अगर हम शौचालयों का निर्माण करेंगे और जो खुले में शौच करने की जो प्रथा है उसको बंद कर देंगे तो बहुत सारे फायदे होंगे। जी। तो वो कौन कौन से फायदे हुए हैं और इस समय हम उनको लक्षित कर रहे हैं और जनता तक वो जाने चाहिए कि इस तरह के फायदे होंगे अगर हम शौचालयों का निर्माण करेंगे और उनका प्रयोग करेंगे। देखिए सबसे ज्यादा जो मुझे अच्छा दिख रहा है, बालिका विद्यालयों में जो बालिका शौचालय बने हैं वो एक बहुत ही कीर्तिमान हुआ है भारत के लिए, क्योंकि जो बालिका पढ़ नहीं पाती थी शौचालयों के अभाव में और बाहर जाने के कारण जो क्राइम होता था वो दोनों रुके हैं। उनकी शिक्षा गुणवत्ता बढ़ी है और अपराध रुका है। नंबर 2 जो मुझे समझ आ रहा है कि शौचालयों की वजह से गंदगी का तो पूर्ण समापन हुआ ही है। हमारा जो पानी दूषित हो जाता था शौचालयों के ना होने की वजह से या किसी और घटिया टेक्नोलॉजी की वजह से, जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर खराब हो जाता था या बारिश के दिनों में जो बहकर वो हमारे पीने वाले पानी में वो दूषित हो जाता था, पानी की गुणवत्ता बढ़ी है जिससे पेट के रोगों में बहुत भारी मात्रा में कमी आई है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत फायदेमंद रहा है। जी। और भी इसके कुछ और बहुत तरह के सारे फायदे हुए? हाँ, इस तरह के ये हुए कि अब अचानक एक ग्लोबल वैश्विक आपदा आ गई हमारे ऊपर, कोविड। लेकिन आप विश्वास कीजिए कि कोविड के ना फैलने का एक सबसे बड़ा कारण हमारा स्वच्छता अभियान भी रहा है। आपने बताया कि कोविड-19 के ना फैलने का एक बहुत बड़ा कारण जी ये भी रहा है। लेकिन एक दूसरी भी चीज हुई है कि कोविड-19 के कारण इस स्वच्छता अभियान को बहुत ज्यादा बल मिला है। जी। किस तरह के फायदे हुए हैं? देखिए एक सबसे पहले तो ये था कि जब ये रिपोर्ट्स आई कोविड की तो उसमें ये बताया गया कि मानव मल में भी वायरस 72 घंटे तक जीवित रहता है। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ वो सब व्यवस्थाएं हो चुकी थी, सेप्टिक टैंक, बायोडिजास्टर, सीवर लाइन ये भारी मात्रा में हो चुके थे, तो एक तो उनका निस्तारण इस वजह से हुआ और नंबर 2 क्योंकि पेस्टिसाइड चीजें इतनी प्रयोग में आई कि वो लगभग उस वजह से नहीं फैला, शौचालयों के ना होने की वजह से नहीं फैला। और इसके अलावा किस तरह का परिवर्तन आप इन दिनों में देख रहे हैं? देखिए जो मैं देख रहा हूं, जो बिल्कुल अभूतपूर्व परिवर्तन 2 मैं देख रहा हूं कि महात्मा गांधी जी ने सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए और अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए जो समरसता के कार्यक्रम चलाए,
वो लगभग अपनी गति नहीं पा सके। लेकिन जिस प्रकार मोदी जी ने एक सफाई कर्मी के पैर धोकर एक कीर्तिमान और ये संदेश दिया कि ये स्वच्छता कर्मी हमारे ही समाज का हिस्सा हैं और हम इनको समरस करते हैं, और उसकी वजह से एक ऐसा वर्ग जो अस्पृश्यता को खारिज एक किस्म से कर चुका था, वह भी सामने आया और उन्होंने इन सफाई कर्मियों को, जिनका एक उपनाम बड़ा सुंदर नहीं था, उसको स्वच्छता प्रहरी, स्वच्छता योद्धा, स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता ग्राही, इस तरह के नाम उनके लिए आए कि वो समरसता इस प्रकार हुई कि जगह जगह जब उनका सम्मान हुआ तो एक बहुत ही देखने लायक वो था, और जो 72 सालों से प्रयास हो रहे थे, अच्छा रूप सामने आया। और नंबर 2, जो टेक्नोलॉजी आई वो भूतपूर्व आई। जो सिर्फ एक शौचालय बना दिया जाता था, अब वो शौचालय ना रहा, एक इंजीनियरिंग का मॉडल सामने आया। अभी भी आपको लगता है कि जो सार्वजनिक रूप से जो स्वच्छता है उसमें किए जाने की अभी भी जरूरत है? हाँ, जो सार्वजनिक स्तर पर जो गतिविधियां हैं स्वच्छता की, वो अभी कई बार नेगेटिव रूप में नजर आती हैं। जैसे हम झाड़ू मारते हैं तो अपना कूड़ा पड़ोसी घर, दुकानदार झाड़ू मारता है सड़क पर कूड़ा कर देता है। सार्वजनिक शौचालयों में विभिन्न प्रकार के कांच, गंदगियां, पता नहीं क्या क्या पाया जाता है। ये जागरूकता की अभी बहुत आवश्यकता है कि वो हर यूजर्स ये समझे कि मैं अपने घर में ही प्रयोग कर रहा हूं, तो उसको इस स्तर पर प्रयोग करें। और ये समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ सरकार द्वारा सफाई नहीं की जा सकती है, इसमें आपको खुद प्रतिभाग करना पड़ेगा। जी जी जी, अपने आप की जागरूकता हो, अपना खुद से मोटिवेट होकर ये काम करें, ये है इसके अंदर। जी, आपको बहुत सारे इस क्षेत्र में अवार्ड मिले हैं। आप स्वच्छता श्री का आप नाम मिला है, आपको पदवी मिली है। इसके अलावा आपको जो रुड़की नगर पालिका है उसका आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। तो आप इसमें किस तरह से प्रतिभाग कर रहे हैं और किस तरह से इस अभियान में जुड़े आप? देखिए, मैं क्योंकि स्वच्छता के लिए मैं निजी तौर पर भी अपनी स्वच्छता का बहुत ज्यादा ध्यान रखता हूँ, अपने और अपने आसपास क्षेत्र का, कि मेरा अभियान तो ये 20 साल पहले ही शुरू हो गया था। 20 साल पहले से ही मैं शौचालयों के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक कर रहा था। लेकिन इस अभियान में आने के बाद शायद ऐसा लगा सरकार को कि मेरे जैसे लोगों की भी जरूरत है, तो उन्होंने हमें जोड़ा। हम इस अभियान से जुड़कर लोगों को मोटिवेट करते हैं। विद्यालय हुए, हॉस्पिटल्स हुए, कॉलोनियाँ हुई, होटल हुए, इनमें हम जाकर स्वच्छता सर्वेक्षण करते हैं, रैंकिंग के हिसाब से उनको मार्क्स देते हैं और उसके बाद उनको पुरस्कृत करते हैं। और जहां अगर कमी होती है तो उनको हम समझाते हैं कि इस प्रकार के आप स्वच्छता का ध्यान रखें। अगर कहीं भी शौचालय या इस तरह की चीजें नहीं है साफ सफाई की, तो आप उनके निर्माण में भी सहयोग कर रहे हैं? जी जी, उनके निर्माण में ये होता है कि हमारी अनुशंसा पर बहुत सारे, जैसे हम देख रहे हैं कि भाई लेबर चौक है, वहां पर 2000 लोग हैं लेकिन वहां शौचालय नहीं है, तो हमने जब अनुशंसा की तो वहां पर एक पब्लिक टॉयलेट बन गए। ऐसे जेल के पास था और कोर्ट के पास हैं, तो ऐसे हमारी अनुशंसा पर जहां अस्थायी लोग निवास करते हैं, लेबर निवास करती है, तो वहां हमने हमारे ही सुझाव से वहां पर शौचालयों का निर्माण हुआ। आपका एक और शौक है, वो है कि टॉयलेट से संबंधित जो खबरें हैं उनका आप संकलन करते हैं। जी जी, और आपके पास इतनी सारी खबरें हैं, देश विदेश की, और इतनी अनोखी खबरें हैं कि उसके लिए आपका नाम लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल है। जी जी। तो ये जो आपका शौक था, ये कैसे शुरू हुआ और इसके बारे में कुछ बताएं। युवावस्था में जैसे सब लोग कोई ना कोई हॉबी रखते हैं, तो मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो लगभग 25-30 साल पहले एक समाचार मुझे महाराष्ट्र के होटल के कमरे में हिंदी के अखबार में मिला कि शौचालय के विवाद को लेकर 2 लोगों की हत्या। उस समाचार ने मुझे बड़ा आंदोलित किया और मैंने वह समाचार रखा वैसे ही। लेकिन उसके बाद जब देखा कि समाचार इस तरह के बहुत सारे आ रहे हैं, झगड़े, विवाद, कोर्ट, आत्महत्याएं, तो मैंने वो शौचालयों से संबंधित समाचार एकत्रित करने का एक हॉबी सी मेरी बन गई। और उसमें इतने अद्भुत और विस्मयकारी समाचार हैं कि आम जो पाठक या आम श्रोता, आप लोगों तक तो वो बात पहुंच ही नहीं पाएगी। जी, हम चाहते हैं कि कुछ हमारे श्रोताओं के लिए उनमें से कुछ खास समाचार जो आपको लगता है बहुत रोचक है, आप बता सकते हैं हमें। रोचक तो एक से एक हैं, लेकिन उसमें जैसे है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने चेरी को टॉयलेट में प्रपोज किया था, अपनी पत्नी को। जी, जो अब उनकी बनी ना। जी जी, तो चेरी को। और डायमंड के टॉयलेट हैं, इवन जो टॉयलेट पेपर है उस पर सोने की नक्काशी की हुई है। और ये तो सब हैं कि शौचालयों को लेकर हत्या, शौचालयों में बलात्कार, शौचालयों में विवाद, धर्म का विवाद, 2 धार्मिक लोग शौचालयों पर लड़ रहे हैं, 2 व्यापार संघ
शौचालयों पर लड़ रहे हैं, 2 स्टेट शौचालयों पर लड़ रहे हैं, ये है। और सबसे वर्ल्ड का महंगा टॉयलेट जो है सुनीता विलियम्स ने स्पेस में प्रयोग किया, जिसकी कीमत 80 करोड़ रुपए थी, जबकि उसकी अपेक्षा भारत में सबसे सस्ता टॉयलेट 110 रुपए का उपलब्ध है। शौचालय के पानी को पीने योग्य बनाया जाए, ऐसे भी समाचार हैं। और शौचालयों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक रमेश भटेजा से या 2 रमेश भटेजा से काम नहीं होने वाला है? इस तरह के बहुत सारे लोग हों तभी ये अभियान सफल हो पाएगा। जी जी जी, 1 या 2 रमेश भटेजा की बात नहीं है इसमें कि हर व्यक्ति रमेश भटेजा बने, तभी यह अभियान सफल हो पाएंगे। क्योंकि ये स्वच्छता अभियान दरअसल हमारे पूर्ण विकास का प्रतीक है। ये अगर हमारे आसपास गंदगी है तो समझो हमने अभी हमारे अंदर, हमारी शिक्षा में, हमारे प्रयासों में, हमारी संस्कृति में कमी है जी। इन सबको पूरा करना हो। आप इस स्वच्छता अभियान से बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं और बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। जी। अभी भी आपको कुछ कमियां लगती हैं कि कुछ ऐसी अभी कमियां हैं कि अगर इन कमियों को दूर कर लिया जाए तो हमारा ये अभियान और ज्यादा सफल होगा? जी, कमी एक तो जो सबसे बड़ी कमी मुझे नजर आती है तो पानी का अभाव, कि टॉयलेट तो बन गया, अब वहां पानी नहीं पहुंचा, और जो पानी पहुंच गया तो वहां चोरी की समस्याएं बहुत आई, कि टंकी चोरी हो गई, पानी का टैंक चोरी हो गया, दरवाजा चोरी हो गया। ये भी बहुत सारी हमें कमियां नजर आती हैं। और इसके अलावा बहुत सारा एक वर्ग है, या तो अभी संस्कारों की वजह से कह लो, कि वो अभी भी खेतों में, ओपन में जाना पसंद करता है, जो हमारे अभियान को कड़ी को तोड़ देता है। हम कड़ी को जोड़ना चाह रहे हैं, वो तोड़ देता है। जी, जी। वहां तक पहुंचने की हमें जरूरत है। उनको मोटिवेट किया जाए, उन्हें समझाया जाए, उनको कहा जाए कि आप शौचालय प्रयोग करें। शौचालयों के निर्माण में सरकार बहुत ज्यादा सहयोग कर रही है, बहुत सारी सहायता देती है, और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता है। कुछ बता पाएंगे कि किस तरह की सहायता कर रही है? शौचालयों के निर्माण के लिए जो केंद्र सरकार है वो 12,500 रुपए अनुदान देती है। अनुदान क्या है? वो एक सब्सिडी मान लो 25,000 लग रहे हैं तो 12,500 सरकार ने दे दी, 12,500। और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे औद्योगिक घराने अपने स्तर पर सहायता कर रहे हैं, और उन सहायताओं को लेना चाहिए। ब्लॉक स्तर से लेके नगर पालिकाएं, नगर निगम, सबके पास इस तरह के फंड हैं। जहां शौचालय नहीं है उनको चिन्हित करके वहां उस परिवार में शौचालय बनाए। बच्चों में इस तरह के संस्कार दें माता पिता की, जिस तरह से वो व्यक्तिगत स्वच्छता की बात सोचते हैं, ठीक उसी तरह से सार्वजनिक स्वच्छता की बात सोचें। जी जी। और बालकों के बारे में तो ये है कि अभी कई जगह बच्चों ने ये अभियान चलाए कि कहीं पिचकारी चलाओ अभियान, कहीं सीटी बजाओ अभियान, कहीं चिड़िया उड़ाओ अभियान। उसका जो मोटिव था वो यही था कि जो व्यक्ति खुले में शौच कर रहा है उसको थोड़ा सा सचेत हो जाए, जागरूक हो जाए, और वो बच्चे जागरूक कर रहे हैं। जागरूकता आई भी है बहुत सारी जगह, बहुत महिलाएं खासकर जागरूक हुई हैं। बहुत महिलाओं का तो वरदान हुआ है सब, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं ने ही झेली, और महिलाओं की समस्या हम समझ सकते हैं। पुरुष तो अगर कहीं है तो वो कहीं ओपन डेफिकेशन कर भी लेता है, स्त्री के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। तो इस स्वच्छता अभियान के कारण महिलाओं को समझो एक उपहार मिला है ये, और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहा है। और इससे बालिका शिक्षा पर भी पढ़ा और सुरक्षा पर भी। जी, बालिका शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ी है, और उस स्वच्छता का जो स्तर है वो बढ़ा है। उन्होंने एकाग्रता के साथ पूरा समय स्कूल में अब बिताते हैं बच्चे। ये सब बातें आई हैं। अंत में आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे? संदेश तो ये है कि स्वच्छता अभियान आप एक पर्व के रूप में मनाएं। आप अपने बच्चे को जब से वो समाज में आना जाना शुरू करे तो उसको स्वच्छता के बारे में जरूर बताएं कि भाई इस तरह का कागज ना फेंकें, टॉफी के कागज हैं या चिप्स के पैकेट हैं, ये ना फेंकें, कम से कम यूज करें इन चीजों को। इस तरह का हो कि सब लोग इस अभियान में अपनी सहभागिता प्रदान करें किसी भी रूप में। आप आर्टिस्ट हैं, आप संदेश लिखिए, आप संगीतकार हैं, संगीत के माध्यम से टोलियां बनाकर दीजिए, गीत बनाकर दीजिए, आप कुछ और कविताएं लिखते हैं तो स्वच्छता की कविताएं लिखिए, समाज में यह संदेश फैलाएं। रमेश भटेजा जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में बताई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।